अरे सुनिए जी, आप जंगल में सभी पक्षियों के साथ ऐसा बुरा व्यवहार क्यों करते हैं? जंगल का कोई भी पक्षी आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता। अरे लक्ष्मी, तुम्हें कुछ नहीं पता, मेरा सूद का कारोबार है। अगर मैं सब पक्षियों से नरमी से बात करूंगा तो सभी मेरे पैसे लेकर भाग जाएंगे और मेरे पैसे मुझे ब्याज के साथ वापस नहीं करेंगे। हाँ, तो ये तरीका है आपका जिससे आप लोगों को पैसे उधार देकर उनसे उन पैसों पे ब्याज वसूलते हैं। हाँ, यही तो मेरा कारोबार है। अब तुम ज्यादा दिमाग मत लड़ाओ और जाओ जाकर खाना बनाओ। तब तक मैं तोते महाराज से मिलकर आता हूँ। उल्लू सेठ बहुत दुष्ट था। वे जंगल के सभी गरीब पक्षियों को पैसे उधार देता था और उन पैसों पे उनसे ब्याज लेता था, जो कि बहुत ज्यादा होता था। कुछ ही समय में उल्लू सेठ तोते महाराज के पास पहुँच जाता है। महाराज, महाराज, आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी मुझे, तभी मैं यहाँ चला आया। हाँ उल्लू सेठ, कहो क्या बात है? महाराज, मैंने आपको कहने पर उस सोनू चिड़े को पैसे उधार दिए थे, परंतु अभी तक उसने अपने पैसे मुझे वापस नहीं किए हैं और ना तो उन पैसों में जो ब्याज बनता है वो मुझे दिया है। अगर कुछ समय तक उसने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं उसका जो खेत है वो अपने कब्जे में ले लूंगा। अरे ये क्या कह रहे हो? अभी कुछ ही समय तो हुआ है उनको तुमसे पैसे लिए हुए, उनको थोड़ा समय दो, वो तुम्हारे सारे पैसे वापस कर देंगे। नहीं महाराज, अब बस बहुत हो गया, अब आप बीच में से हट जाइए, मैं अपने पैसे खुद वसूल करना जानता हूँ। ऐसा कहकर उल्लू सेठ वहाँ से वापस अपने घर चला जाता है। बालू कौवे, मैं तोते महाराज को चेतावनी देकर आ गया हूँ कि अब वो बीच में ना आए। मैं अपने पैसे सोनू चिड़े से खुद ही वसूल कर लूंगा और अगर उसने मुझे पैसे देने से मना किया तो उसका जो खेत पड़ा हुआ है उस पर मैं कब्जा कर लूंगा। अरे उल्लू सेठ, मैं तो तुम्हें बहुत समझदार पक्षी समझता था, परंतु तुम तो एक नंबर के बेवकूफ पक्षी निकले। अरे ऐसी क्या बेवकूफी की बात की है मैंने जो तुम मुझे बेवकूफ कह रहे हो? अरे तुम्हें बेवकूफ नहीं कहूँ तो और क्या कहूँ? ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि सोनू चिड़ा अभी तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटाने वाला नहीं है और तुम चाहते हो कि तुम उसके उस बंजर खेत को कब्जा करो। हाँ तो उस खेत में क्या बुराई है? जब उसकी जमीन पर मैं कब्जा कर लूंगा तब उसकी अकल ठिकाने आएगी। अरे नहीं नहीं, उस खेत पर कब्जा करने से कुछ भी नहीं होगा। उससे अच्छा आइडिया मैं तुम्हें देता हूँ। देखो, अभी कुछ ही समय में जंगल में बहुत ज्यादा गर्मी आने वाली है। गर्मी से परेशान होकर जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घर में एयर कूलर लगवाएंगे। इस जंगल के आधे से ज्यादा पक्षियों पर तुम्हारे पैसे उधार हैं। अब तुम उनके खेतों पर कब्जा नहीं करो, बल्कि उनके घर में जो एयर कूलर हैं, उनको उठाकर अपने पास ले आओ। फिर देखना जंगल के पक्षी कैसे परेशान होते हैं और तुम्हारे पैसे और ब्याज लेकर कैसे तुम्हारे पास दौड़े चले आते हैं। अरे वाह, तुम्हारी इस तेज बुद्धि का तो जवाब नहीं, क्या आइडिया दिया है तुमने, मजा आ गया। अब मैं यही करूँगा, जैसे ही गर्मियाँ शुरू होंगी मैं सभी पक्षियों के एयर कूलर अपने घर में उठा कर ले आऊंगा। फिर सभी पक्षी परेशान होकर मेरे पैसे और ब्याज मुझे खुद ला कर देंगे। कुछ दिनों बाद जंगल में गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है। पूरे जंगल का मौसम एकदम से बदल जाता है। सोनू चिड़ा अपने परिवार के लिए रूम कूलर लेकर आता है, जिससे वो इस गर्मी से बच सके और ठंडी हवा खा सके। अरे सोनू चिड़े, ये तुमने क्या किया? तुम रूम कूलर लेकर आ गए। पहले हमें उस उल्लू सेठ के पैसे वापस करने थे। तुम जानते हो ना, वह तोते महाराज को धमकी देकर गया है कि हमने उसके पैसे वापस नहीं किए तो वो हमारे खेत पर कब्जा कर लेगा। मीनू चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो, परंतु देखो गर्मी कितनी ज्यादा है। मेरी बच्ची इस रूम कूलर के बिना इस गर्मी में कैसे रह सकती है? बस इसीलिए मैं ये रूम कूलर उठा कर ले आया हूँ। उस उल्लू सेठ के पैसे तो मैं कैसे न कैसे उसे लौटा ही दूंगा। हाँ सोनू चिड़े, हमारे पास बस वो खेती है जिससे हमारा घर चलता है। अगर उल्लू सेठ ने हमारे खेत पर भी कब्जा कर लिया तो हमारा घर कैसे चलेगा? तुम चिंता मत करो मीनू चिड़िया, मैं बस एक बार इस उल्लू सेठ के पैसे लौटा दूं, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। पापा पापा, रूम कूलर चलाओ ना, मुझे ठंडी ठंडी हवा खानी है। पापा पापा, रूम कूलर चलाओ ना। अभी सोनू चिड़ा रूम कूलर चलाने ही वाला था कि तभी उल्लू सेठ कालू कौवे को लेकर उनके घर पर आ जाता है। नया रूम कूलर, इसका मतलब घर में अय्याशी हो रही है और मेरे पैसे मुझे लौटाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। अरे उल्लू सेठ, ये रूम कूलर लाना मेरी मजबूरी थी। जैसे जैसे पैसे जोड़कर मैं रूम कूलर लाया हूँ ताकि हम सब सुकून से हवा में रह सकें। और तुम चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में मैं तुम्हारे सारे पैसे तुम्हें लौटा दूंगा।
अरे चिंता की जरूरत अब हमें नहीं है, चिंता की जरूरत तुम्हें है, क्योंकि हम तुम्हारे इस रूम कूलर पर कब्जा करने आए हैं। अब जब तुम हमारे पैसे लौटाओगे तभी ये रूम कूलर तुम्हें वापस मिलेगा। अरे ये तो बहुत गलत है, सोनू चिड़ी कह तो रहे हैं कि वो आपके पैसे वापस कर देंगे, तो फिर ये रूम कूलर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। कालू कौवा बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब जब तक तुम सब मेरे पैसे मुझे ब्याज के साथ नहीं लौटाओगे, तुम्हारा ये रूम कूलर मैं तुम्हें वापस नहीं करूँगा। इसे लेकर मैं अपने घर जा रहा हूँ। फिर उल्लू सेठ और कालू कौवा सोनू चिड़ी के घर से वे रूम कूलर ले जाते हैं और अपने घर में रख देते हैं। ऐसे ही शाम तक उल्लू सेठ जंगल के सभी पक्षियों के रूम कूलर अपने घर में जमा कर लेता है। ऐसे ही कुछ दिनों में उस जंगल में बहुत जोरों की गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है। सोनू चिड़े का परिवार गर्मी से घर में बहुत ज्यादा परेशान था और वहीं वे सोनू चिड़ा बहुत ज्यादा चिंतित था, क्योंकि उसके खेत की जमीन गर्मी की वजह से बंजर हो गई थी। वहाँ की फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। अरे इतना बुरा तो पहले कभी नहीं हुआ मेरे साथ। इस बार इस उल्लू सेठ ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। क्या करूँ क्या करूँ, अब घर जाकर क्या मुँह दिखाऊंगा। यहाँ पर तो घर पे ले जाने के लिए भी भोजन नहीं बचा है। सोनू चिड़ा परेशान था, परंतु उसी समय वहाँ पर एक बूढ़ी कौवी आती है। अरे क्या हुआ सोनू बेटा, काफी परेशान लग रहे हो, कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकते हो। क्या बताऊँ माँ जी आपको, वे उल्लू सेठ है ना, वे दुष्ट उल्लू सेठ जो सभी पक्षियों को उधार के पैसे देके उनसे इतना ब्याज लेता है कि वे कभी उसका उधार चुका ही नहीं पाते। वो मेरे घर का रूम कूलर उठा कर ले गया और यहाँ ये मेरा पूरा खेत पूरी तरह से सूख चुका है। अब तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं घर पर कुछ भोजन ले जा सकूं। अरे परेशान क्यों होते हो बेटा, मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस जंगल में तुम थोड़ा अंदर को जाओगे तो तुम्हें एक दुकान नजर आएगी, वहाँ जाकर तुम तरबूज के बीज मांग लेना। अरे माँ जी, परंतु मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अरे बेटा, वे दुकानदार तुमसे पैसे नहीं मांगेगा और तुम्हें तरबूज के बीज दे देगा। फिर वो तरबूज के बीज लाके तुम अपने खेत में बो देना, फिर देखना क्या कमाल होता है। सोनू चिड़ा काफी चिंतित था, परंतु वे उस बूढ़ी कौवी की बात मान लेता है और फिर जंगल में जाकर वे वो दुकान ढूंढने लगता है। कुछ ही समय में सोनू चिड़े को तरबूज के बीजों की दुकान मिल जाती है। मुझे बूढ़ी कौवी ने इस दुकान का बताया था। मुझे तरबूज के बीज चाहिए, परंतु मेरे पास पैसे नहीं हैं। वे पक्षी सोनू चिड़े को तरबूज के बीज ऐसे ही दे देता है और सोनू चिड़ा वे बीज लाके अपने पूरे खेत में बो देता है। सुबह के समय सोनू चिड़ा अपने पूरे परिवार को लेकर खेत में पहुंचता है। तब वो सब देखकर हैरान हो जाते हैं कि एक ही रात में उस पूरे खेत में बड़े बड़े तरबूज उगाए थे। अरे लगता है जरूर उस बीज के अंदर कुछ न कुछ जादू ही था, तभी तो एक रात के अंदर अंदर ये पूरा खेत इतने बड़े बड़े तरबूजों से भर गया। सोनू चिड़े, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में इतने बड़े बड़े तरबूज कभी भी नहीं देखे हैं। अब तो इन तरबूजों को बेचकर हम बहुत पैसे कमा सकते हैं और उस उल्लू सेठ का उधार भी उससे वापस कर सकते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो मीनू चिड़िया। परंतु उसी समय सोनू चिड़े की बेटी गर्मी से चक्कर खाकर वहीं गिर जाती है। सोनू चिड़ा जल्दी से उस तरबूज को काटकर उससे एक बढ़िया सा छाता बना लेता है। उस तरबूज के छाते के नीचे खड़े होने के बाद सोनू चिड़े की बेटी को होश आ जाता है। पापा पापा, ये छाता तो बहुत ज्यादा ठंडा है। ऐसा लग रहा है कि मैं बर्फ के नीचे खड़ी हुई हूँ, या तो फिर ये कोई रूम कूलर है। तब सोनू चिड़ा उस छाते को अपने ऊपर करके देखता है तो सोनू चिड़े को भी गर्मी में ठंडक का एहसास होता है। अरे हाँ, वाकई ये छाता तो गर्मी में रूम कूलर का काम कर रहा है। एकदम ठंडा ठंडा कर दिया इसने मुझे। सोनू चिड़े, ये जरूर उन जादुई बीजों का कमाल है, उनकी वजह से ही ये तरबूज इतने ज्यादा ठंडे हैं। हाँ मीनू चिड़िया, अब तुम देखना, इन ठंडे छातों को बेच बेच कर मैं इस जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन जाऊंगा और मेरा परिवार भी अब से हमेशा खुश रहेगा।
अब से सोनू चिड़ा अपनी दुकान पर उन ठंडे छातों को बेचने लगा और सभी पक्षी रूम कूलर की जगह अब सोनू चिड़े के तरबूज के छाते लेने लगे। सोनू चिड़ा तरबूज के छाते बेचकर अब अच्छी कमाई करने लगा था। अब सोनू चिड़े का परिवार बहुत ज्यादा खुश था। वहीं दूसरी तरफ उल्लू सेठ ने अपने घर में पूरे जंगल के रूम कूलर जमा किए हुए थे, जिनमें से एक रूम कूलर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और शॉर्ट सर्किट के कारण पूरे घर में आग लग जाती है। उल्लू सेठ के पूरे घर में आग लग जाती है, जिसके कारण उल्लू सेठ बर्बाद हो जाता है और वे जंगल छोड़कर वहां से चला जाता है। ये कहानी पक्षीपुर नामक जंगल की है, जिस जंगल में मीनू चिड़िया और उसका चचेला भाई कालू कौवा रहा करता था। मीनू चिड़िया और कालू कौवे के अपने अपने खेत थे, जिसकी फसल बेचकर वे दोनों अपने अपने घर चलाया करते थे। परंतु मीनू चिड़िया अपने खेत में काफी मेहनत करती थी, जिसके कारण उसे काफी मुनाफा होता था। बस यही सब कुछ देखकर उसका चचेला भाई कालू कौवा उससे जलने लगा। अरे ये क्या बात हुई, मेरे खेत में तो मुझे कोई मुनाफा ही नहीं होता और वहाँ मीनू चिड़िया भर भर के पैसे अपने पास लेकर जा रही है। आखिर इसके खेत में ऐसा क्या है जो इससे इतना मुनाफा होता है। कालू कौवा थोड़ा आलसी था। वे अपने खेत में आता तो जरूर था, परंतु आते ही सो जाता था और कोई भी काम नहीं करता था। मुझे अब मीनू चिड़िया पे नजर रखनी होगी कि आखिर ये अपने खेतों में ऐसा क्या करती है जो इसकी इतनी कमाई होती है और मेरी बिल्कुल कमाई नहीं होती। अभी मीनू चिड़िया के पास जाता हूँ और आज से ही उस पर नजर रखना शुरू कर देता हूँ। कालू कौवा ऐसा सोचकर मीनू चिड़िया के पास जाने के लिए निकल जाता है। कुछ ही समय में कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास पहुँच जाता है। अरे कालू भैया, आइए आइए, कैसे हैं आप? ये बताइए कि इस बार आपके खेत की फसल कैसी हुई? अगर इससे बताऊंगा कि मेरे खेत की फसल बहुत कम हुई है तो ये तो बहुत खुश हो जाएगी और मुझ पर अंदर ही अंदर हंसेगी। झूठ मूठ बोल देता हूँ कि मेरे खेत की फसल बहुत ज्यादा हुई है। अरे कालू भैया, किस सोच में पड़ गए आप? बताइए ना, आपके खेत की फसल कैसी हुई इस बार? अरे क्या बताऊं मीनू चिड़िया, तुम्हारी जो ये फसल कटी पड़ी है ना, इससे भी 10 गुना ज्यादा इस बार मेरे खेत की फसल हुई है। अरे भाई, मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ कि इतनी सारी फसल को कैसे संभालूंगा। अरे वाह कालू भैया, ये तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है कि आपके खेत में अच्छी फसल हो रही है। अब देखिए ना, मेरी इतनी सारी फसल हुई है और ये सब फसल मुझे दूसरे जंगल पहुंचानी है। अब मैं तिनका फसल लेकर जाऊंगी तो मुझे तो बहुत समय लग जाएगा। इसीलिए अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी फसल पहुंचाने के लिए एक गधे की जरूरत है। अरे क्या मीनू चिड़िया, तुम गधा लोगी और आज से तुम गधे पर अपनी फसल लेकर जाओगी? हाँ कालू भैया, मेरी फसल बहुत ज्यादा होती है और इतना समय नहीं होता मेरे पास कि खुद से मैं ये फसल लेकर जाऊं। इसीलिए आज से मैं एक गधा खरीदूंगी और उस पर ही रखकर ये सारी फसल दूसरे जंगल लेकर जाऊंगी। अरे बाप रे, ऐसे तो इस मीनू चिड़िया की कमाई और ज्यादा होगी। अगर ये गधा खरीदेगी तो मैं भी खरीदूंगा। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो, गधे की जरूरत तो मुझे भी है। एक काम करते हैं, हम दोनों साथ ही चलते हैं और अपना अपना गधा लेकर आते हैं। अरे वाह कालू भैया, इससे अच्छी बात क्या होगी। ठीक है, आज शाम को हम दोनों साथ चलेंगे और अपना अपना गधा लेकर आएंगे। एक बार मेरा गधा आ जाए, उसके बाद देखना मेरे खेत की कमाई कैसे डबल होती है और फिर मीनू चिड़िया रोती रहेगी मुझे देख देख कर। ऐसा सोचता हुआ कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कुछ ही समय में शाम हो जाती है और दोनों पक्षी अपना अपना गधा लेने के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही समय में वे दोनों एक पक्षी के पास पहुँचते हैं जो गधा बेच रहा था। वहाँ पर 2 गधे थे, उनमें से एक गधा काफी मोटा ताजा और सेहतमंद था और वहीं दूसरा गधा काफी सूखा सा लग रहा था। अरे पक्षी, हम ये गधा लेने आए हैं, तुम बताओ कि ये गधा तुम कितने पैसों में दोगी? अच्छा, ये मोटा वाला गधा 200 रुपए का है और ये सूखा वाला पूरे 300 रुपए में दूंगा मैं।
अरे वाह, ये मोटा सेहतमंद गधा सस्ता और वही सूखा गधा इतना महंगा। ये तो बहुत सेहतमंद गधा लग रहा है। इसका मतलब ये काम भी बहुत अच्छा करेगा। एक काम करता हूँ, मीनू चिड़िया से पहले ये गधा मैं खरीद लेता हूँ। हाँ हाँ पक्षी, मुझे ये मोटा वाला गधा चाहिए। ये 200 रुपए का है ना? हाँ ठीक है, मैं तुम्हें 200 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। अरे कालू भैया, ये आप क्या कर रहे हो? ये मोटा वाला गधा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप ये गधा नहीं लो। अरे बस करो मीनू चिड़िया, तुम तो चाहती ही नहीं हो कि मैं अच्छा वाला गधा लूं, इसलिए तुम मुझे ये सब कह रही हो। हाँ हाँ ठीक है, ये मोटा वाला गधा सबसे अच्छा है। एकदम फुर्तीली से काम करता है और बिल्कुल परेशान नहीं करता। कालू कौवे, तुम ये गधा ले जाओ। फिर क्या था, कालू कौवा उस पक्षी को पैसे देता है और वो मोटा ताजा गधा लेकर वहाँ से चला जाता है। हाँ चिड़िया, अब बोलो, तुम्हें सूखा वाला गधा चाहिए या फिर नहीं? हाँ, ये गधा तो मुझे ठीक लग रहा है। एक काम करो, आप मुझे यही गधा दे दो। फिर मीनू चिड़िया भी उस पक्षी को पैसे देकर वे गधा लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मीनू चिड़िया बहुत मेहनत करती है। सुबह ही सुबह जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाती है और अपने गधे के लिए एक मजबूत गधा गाड़ी बना लेती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब मैं इस गधा गाड़ी पर अपनी सारी फसल लेकर जा सकती हूँ। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। फिर ऐसे मीनू चिड़िया उस गधा गाड़ी पर अपनी सारी फसल रखकर दूसरे जंगल के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा अपने मोटे तगड़े गधे के पास आता है। हुर हुर, चल चल गधे, उठ जा। आज हमें बहुत काम करना है और मीनू चिड़िया से ज्यादा कमाई करनी है। चल जल्दी से खड़ा हो और चल मेरे साथ। परंतु जो गधा कालू कौवा लेकर आया था, वो गधा बहुत आलसी था और उसे काम करने का बिल्कुल मन नहीं होता था। इसीलिए वो खड़े खड़े मोटा हो गया था। हुर हुर, अरे कैसा गधा है तू? एक बार बोलने से तो सुन ही नहीं रहा। लगता है ये गधा लातों का भूत है, बातों से नहीं मानने वाला। फिर कालू कौवा एक बड़ा सा डंडा लेकर आता है और उस गधे पर बरस पड़ता है। कालू कौवा उस गधे को मारने लगता है, परंतु तभी उस मोटे गधे को बहुत गुस्सा आता है और वह एक जोर की लात कालू कौवे को मारता है। कालू कौवा उड़ता हुआ एक पेड़ से जाकर टकराता है और पेड़ से टकराकर वो नीचे गिर जाता है। अरे बाप रे, ये मैं कैसा गधा ले आया? इससे तो अच्छा होता कि मैं वो सूखा गधा ले आता, कम से कम मेरा काम तो करता। ये गधा तो उल्टा मुझे ही मार रहा है। कालू कौवे का गधा एक नंबर का आलसी था। वे पूरा दिन कुछ भी काम नहीं करता। कालू कौवा दिन भर उससे काम करवाने की कोशिश करता रहता है, परंतु वे कालू कौवे को मारता है और बिल्कुल भी काम नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया का गधा बहुत ज्यादा अच्छा था। मीनू चिड़िया उस गधे का बहुत ख्याल रख रही थी, इसीलिए वे भी उसका काम जल्दी जल्दी करता था। ऐसे मीनू चिड़िया अपने खेत से और ज्यादा कमाई करने लग गई थी। मीनू चिड़िया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो मोटा तगड़ा गधा देखकर मैंने उसे खरीद लिया, परंतु अब वो मुझे बहुत मारता है और मेरा जरा भी काम नहीं करता। कालू भैया, मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो मोटा तगड़ा गधा मत लो। मुझे वो गधा देखने में ही आलसी लग रहा था। चलो कोई बात नहीं, अब वो गधा आपके किसी काम का नहीं है। उस गधे को आप आजाद कर दो। मीनू चिड़िया, अगर मैंने उस गधे को आजाद कर दिया तो ऐसे तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। कालू भैया, आपका थोड़ा नुकसान तो जरूर होगा, परंतु उस गधे के जाने के बाद जब आप अपने खेत में खुद मेहनत करके काम करोगे तो उसकी कमाई से आपको बहुत खुशी होगी। हाँ मीनू चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो। मैंने बहुत आलस किया है, अपने खेत में कभी ठीक से काम ही नहीं किया। अब से मैं उस गधे को आजाद कर दूंगा और खुद से ही मेहनत करके अपने खेत में बहुत काम करूंगा। कालू कौवे को उस दिन के बाद से अकल आ जाती है। वे अपने उस गधे को आजाद कर देता है और अपने खेत में खुद ही काम करने लगता है। कुछ ही दिन में कालू कौवे के खेत की फसल भी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। मीनू चिड़िया और कालू कौवा अब दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। ये कहानी एक ऐसे जंगल की है जो जंगल बहुत ज्यादा खूबसूरत था। उस पूरे जंगल में उपजाऊ जमीनें और हरियाली भरी पड़ी थी।
जिसकी वजह से दूर जंगल के पक्षी उस जंगल में घूमने आते थे और उसके सुंदर नज़ारे देखा करते थे। मीनू चिड़िया, सुना है हमारे पास वाला जंगल बहुत ज्यादा खूबसूरत है। वहाँ बहुत सी उपजाऊ जमीनें और बहुत हरियाली है। सही सुना है मिट्टू तोते तुमने, वो जंगल बहुत ज्यादा सुंदर है। वहाँ बहुत हरी भरी जमीनें हैं और वहाँ पर जंगल के काफी सारे पक्षी घूमने भी जाते हैं। तो मीनू चिड़िया, चलो हम भी वहाँ घूमने चलते हैं। मुझे भी ऐसे जंगलों में घूमने का बहुत शौक है जो इतने ज्यादा सुंदर हों। मिट्टू तोते, सोच तो मैं भी रही थी उस जंगल में घूमने का, परंतु मेरे साथ कोई घूमने वाला नहीं था। परंतु अब तो मेरे साथ चल रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर मीनू चिड़िया और मिट्टू तोता हरी बाग जंगल में जाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर तक सफर करने के बाद वो दोनों उस सुंदर जंगल में पहुंच जाते हैं। अरे वाह मीनू चिड़िया, जैसा सुना था ये जंगल तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ के खेत कितने हरे भरे हैं। हाँ मिट्टू, इस जंगल की खूबसूरती ने तो मेरा मन ही मोहित कर लिया है। वे दोनों पक्षी बातें कर रहे थे, तभी उनके कान में एक कौवे की आवाज पड़ती है। ले लो, एंटीक कैमरा ले लो। ऐसा कैमरा आपको कहीं नहीं मिलेगा। कौवे की आवाज सुनकर दोनों पक्षी कौवे के पास आकर बैठते हैं। अरे कौवी, तुम इस कैमरे को बेच रही हो, परंतु ये कैमरा तो बहुत पुराना लग रहा है। तुमसे कैमरा कौन खरीदेगा? चिड़िया, तुम इस कैमरे के बारे में क्या जानती हो? ये बहुत पुराने जमाने का मेरे दादाजी का एंटीक कैमरा है। अभी इसकी बाजार में कीमत पूरे 2.25 लाख रुपए है। परंतु अगर तुम मुझसे कैमरा खरीदती हो तो मैं तुम्हें सिर्फ 10,000 में दे दूंगी। अरे क्या, 2.25 लाख रुपए का कैमरा तुम 10,000 में क्यों दे रही हो? अरे क्योंकि हमारे जंगल में जो भी पक्षी घूमने के लिए आते हैं, हम उनसे ज्यादा मुनाफा वसूल नहीं करते। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसा जंगल खूबसूरत है वैसे ही पक्षियों के दिल भी बहुत खूबसूरत हैं। मुझे ये कैमरा लेना है। फिर मिट्टू तोता वे 10,000 रुपए की पोटली कौवी को दे देता है और उससे कैमरा ले लेता है। फिर रानी कौवी वे पैसे लेकर वहाँ से अपने घर चली जाती है। अरे आओ आओ रानी, आज किसको कितने का चूना लगा कर आई हो? अरे कालू, आज तो पूछो ही मत। एक बेवकूफ चिड़िया और तोते को मैंने आज सही से चूना लगा दिया। तुम्हें याद है ना, वो जो तुम एक खराब सा कैमरा उठा कर ले आई थी पूरे 2 रुपए का, उस कैमरे को मैंने पूरे 10,000 रुपए में बेच दिया और वो तोता खुशी खुशी वो कैमरा ले भी गया। तुम्हारे दिमाग का जवाब नहीं रानी, तुम ऐसे ही बस काम करती रहो, हमारा घर तो बहुत अच्छा चलता रहेगा। अगले दिन मीनू चिड़िया और मिट्टू तोता उस कैमरे को बेचने के लिए जाते हैं। अरे हमें ये कैमरा बेचना था। बाजार में इस कैमरे की कीमत पूरे 2.25 लाख रुपए है। परंतु मुझे अगर तुम 20,000 भी दे दोगे इस कैमरे के तो मैं खुशी खुशी लेकर चला जाऊंगा। अरे तुम्हें किसने बेवकूफ बना दिया? ये कैमरा 2 रुपए का भी नहीं है, बल्कि ये कैमरा तो भंगार में जाएगा। लगता है तुम्हें किसी ने सही का चूना लगा दिया है। अरे बाप रे, इसका मतलब उस कौवे ने हमें 10,000 का चूना लगा दिया और हमें बेवकूफ बना दिया। अरे अब बैठे क्या हो? जाओ और जाकर उस जंगल के मुखिया से शिकायत करो। जिन पक्षियों ने तुम्हें चूना लगाया है अब वही तुम्हारे पैसे वापस दिला सकता है। हाँ मीनू चिड़िया, चलो हम उस जंगल के मुखिया के पास चलते हैं। फिर क्या था, दोनों पक्षी दोबारा से उस जंगल में पहुँचते हैं। कुछ ही देर में दोनों ही मुखिया के घर पर पहुँच जाते हैं। मुखिया जी, आपके जंगल की एक कौवे ने मुझे चूना लगा दिया। इस भंगार के कैमरे को मुझे पूरे 10,000 रुपए में बेच दिया, जबकि बाजार में इसकी कीमत कोई 10 रुपए भी नहीं दे रहा। अरे क्या, मैं जानता हूँ उस कौवी को। ये जरूर उस रानी कौवी का ही काम होगा। वो इस जंगल में ऐसे दुष्ट काम करती है
और सभी पक्षियों को परेशान करती है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ये काम करवा दूंगा। हाँ मुखिया जी, ये कैमरा उस कौवे के मुंह पर मारना। हाँ तुम चिंता मत करो, मैं ये कैमरा उसके मुंह पर मारूंगा, परंतु इस काम के लिए तुम्हें मुझे 5,000 देने होंगे, क्योंकि इस जंगल में कुछ भी काम पैसों के बगैर नहीं होता है। अरे ठीक है मुखिया जी, ये 5,000 रुपए आप रख लो, कम से कम मेरे 5,000 रुपए तो और बच जाएंगे। फिर मुखिया उन दोनों पक्षियों को लेकर उस कौवे के घर में पहुंचता है। मुखिया वो कैमरा उठाकर कौवे के मुंह पर मारता है। ये लो भाई, तुम्हारा काम हो गया, अब मैं चलता हूँ यहाँ से। अरे मुखिया जी, परंतु हमारे पैसे तो हमें मिले ही नहीं। अरे वाह, पैसे लौटाने की बात कब हुई थी? बात तो सिर्फ ये हुई थी कि मुझे इस कौवे के मुंह पर कैमरा मारना है, जो मैंने मार दिया है। मेरा काम हो गया है, अब तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। अरे बाप रे, लगता है इस जंगल में सभी के सभी पक्षी ऐसे ही हैं। जो पक्षी यहाँ पर आते हैं उन्हें लूट लेते हैं। चलो मिट्टू यहाँ से, यहाँ पर रहने का कोई फायदा नहीं है। फिर क्या था, वे दोनों पक्षी उदास होकर उस जंगल से वापस चले जाते हैं। उसी जंगल में एक बादल भी रहता था, जिसका नाम बबलू बादल था। वह रोज यही देखता था कि जंगल के पक्षी सभी पक्षियों को बेवकूफ बनाते थे। अरे बस, अब तो बहुत हो गया। ये सब पक्षी बहुत ज्यादा दुष्ट हैं। इनको इतनी सब कुछ मिला हुआ है, उसके बाद भी इनकी लालच खत्म नहीं होती और दूसरे जंगल के पक्षियों को ये कितना बेवकूफ बनाते हैं। परंतु अब बस बहुत हो गया, अब मैं इन सबको सबक सिखा कर ही रहूंगा। सूरज, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा मेरे दोस्त। ये जंगल के पक्षी, इनके पास जो कुछ भी है ये इन सब के लायक नहीं है। तुम इस जंगल में इतनी गर्मी करो कि इनके पास जो कुछ भी है वो सब कुछ खराब हो जाए, इनके अनाज सड़ जाए और इनके पूरे खेत सूख जाएं। तुम चिंता मत करो मेरे दोस्त, तुमने जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। फिर क्या था, सूरज उस जंगल में गर्मी का तूफान ले आता है और देखते ही देखते उस जंगल की सारी नदियाँ सूख जाती हैं। उस जंगल के सारे हरे भरे खेत बिल्कुल सूख जाते हैं। अब उस जंगल में सब कुछ खत्म हो चुका था। पक्षियों का अनाज भी पूरी तरह से सड़ चुका था। अरे ये क्या हो गया कुछ दिनों में? पहले तो हमारा जंगल इतना अच्छा था कि हमें किसी चीज की कमी नहीं थी, परंतु अब हमारे पास जो कुछ भी था सब कुछ बर्बाद हो गया। मुखिया जी, बुरा मत मानना, परंतु मुझे लगता है हम जो यहाँ पर आने वाले पक्षियों के साथ धोखा करते थे उसकी सजा ही हमें मिल रही है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। कुछ दिनों से मैं भी यही सोच रहा हूँ। सोचता हूँ कि जिसके साथ मैंने धोखा किया है उससे जाके माफी मांग लूँ। क्या पता तभी हमारे जंगल के हालात बेहतर हो जाएं। हाँ मुखिया जी, चलिए, मैं भी आपके साथ माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। फिर क्या था, उन दुष्ट पक्षियों को अकल आ जाती है और वो मीनू चिड़िया और तोते के पास पहुंचकर उनसे अपने किए की माफी मांगते हैं और उनके 10,000 रुपए भी वापस लौटा देते हैं। कुछ दिनों में बादल देखता है कि अब वो पक्षी पहले जैसे सुधर गए हैं और अब किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे, तो वह सूरज से कहता है कि अपनी गर्मी को वापस से कम कर दे। गर्मी का तूफान खत्म होते ही उस जंगल में दोबारा से हरियाली हो जाती है और उस जंगल के पक्षी दोबारा से खुशी खुशी रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में सोनू चिड़ा अपनी पत्नी मीनू चिड़िया और अपनी बेटी के साथ रहा करता था। सोनू चिड़े, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? अब तो गुड़िया भी बड़ी हो रही है और हमें उसकी शादी करानी है और हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। तुम चिंता मत करो मीनू चिड़िया, मैं दिन रात अपने खेत में काम करूंगा और फिर इतने पैसे जमा कर लूंगा कि अपनी बेटी की शादी आराम से कर सकूं। अरे सोनू चिड़े, परंतु तुम्हारे दिन रात खेत में काम करने का कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हारी सारी कमाई तो वो उल्लू सेठ आकर ले जाता है। हाँ, बस यही सबसे बड़ी मुसीबत है। उस उल्लू सेठ से उधार लेकर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। अब ब्याज के नाम पर वो मुझसे उधार से ज्यादा दुगनी रकम ले चुका है। सोनू चिड़े, हम बहुत कमजोर हैं। काश हमारा कोई बेटा होता तो वो उल्लू सेठ के सामने डट कर खड़ा हो जाता। हाँ, तुम ठीक कह रही हो मीनू चिड़िया, परंतु ये मुश्किल वक्त है, हमें इसका सामना करना होगा। तभी उन दोनों की बेटी गुड़िया वहाँ पर आ जाती है।
माँ, पिताजी, मुझे लगता है ये सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। मेरी शादी कराने के लिए आप दोनों कितने ज्यादा परेशान हैं। अगर मैं नहीं होती तो ये मसले होते ही नहीं। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से नहीं, बल्कि उस उल्लू सेठ की वजह से हो रहा है। फिर एक दिन सोनू चिड़ा अपने खेत में काम कर रहा होता है कि तभी उल्लू सेठ वहाँ पर आता है। हाँ, बस करो बस करो, अब तुम्हें इस खेत में बिल्कुल काम करने की जरूरत नहीं है। अरे उल्लू सेठ आप, परंतु अगर मैं अपने खेत में काम नहीं करूँगा तो और कहाँ काम करूँगा? ये तो मेरा ही खेत है। हैं? क्या इतने भुलक्कड़ हो तुम? भूल गए तुमने मुझसे कितना उधार लिया हुआ है? इसलिए अब से ये खेत मेरा है और तुम यहाँ से निकल जाओ। उल्लू सेठ, ये क्या कह रहे हो? मैं तो कब से तुम्हारा उधार चुका रहा हूँ, परंतु तुम्हारा उधार है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये मेरा खेत है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। देखता हूँ मुझे यहाँ से कौन निकालता है। अरे ओ चिड़े, ज्यादा उल्लू सेठ से बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो इस खेत से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप खामोशी से यहाँ से बाहर निकल जाओ। बेचारा सोनू चिड़ा उन दोनों बदमाश पक्षियों के सामने बेबस था। हाँ ठीक है, निकल रहा हूँ मैं इस खेत से, परंतु तुम दोनों मेरी बात याद रखना, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। फिर सोनू चिड़ा वहाँ से चला जाता है और कुछ ही समय में वो अपने घर पहुँच जाता है। अरे सोनू चिड़े, क्या बात है? आज दोपहर के समय तुम घर कैसे आ गए? वैसे तो रोज तुम दोपहर के समय घर नहीं आते हो। अरे क्या बताऊं मीनू चिड़िया, उस उल्लू सेठ ने आखिरकार हमारा खेत भी हमसे छीन लिया। मैं उसके सामने खड़ा रहा, परंतु उसका कुछ भी नहीं कर पाया। वो अब भी यही कहता है कि मैंने उसका उधार नहीं चुकाया है, जबकि ब्याज के नाम पर वो मुझसे दुगनी रकम ले चुका है। पिताजी, काश मेरा कोई भाई होता तो वो इस समय आपका बहुत साथ देता और उस उल्लू सेठ को अच्छा सबक सिखाता। हाँ बेटी, परंतु अब क्या कर सकते हैं, ये सब तो किस्मत के खेल हैं। रात हो जाती है, परंतु सोनू चिड़े को आज पूरी रात नींद नहीं आती। सुबह के समय सोनू चिड़ा अपने दोस्त मिट्ठू से मिलता है। मेरे दोस्त, मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसे डर के पीछे ना हटूं, उस उल्लू सेठ को अच्छा सबक सिखाता हूँ। तोते महाराज के पास जाकर उसकी शिकायत करता हूँ, फिर तोते महाराज जी मुझे इंसाफ दिलवाएंगे। तुम ठीक कह रहे हो मेरे दोस्त, परंतु इससे भी कुछ नहीं होने वाला। वो उल्लू सेठ तोते महाराज का अच्छा दोस्त है और उसने तोते महाराज को भी बेवकूफ बनाया हुआ है। तोते महाराज की आंखों पर उसके झूठ की पट्टी बंधी हुई है, वे तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। अरे तो अब मैं क्या करूं? मैं तो बहुत परेशान हो गया हूं। मैं अपना परिवार अब कैसे चलाऊंगा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। देखो सोनू चिड़े, मुझे नहीं लगता कि वो उल्लू सेठ तुम्हारा खेत अब तुम्हें वापस करेगा, इसलिए अब से तुम मेरे खेत में ही काम करो। जो दूसरे पक्षियों को मैं देता हूँ उससे थोड़ा ज्यादा ही तुम्हें दे दूंगा। तुम्हारा परिवार का गुजारा अच्छे से हो जाएगा। हाँ ठीक है, वैसे भी मुझे काम की तलाश है, तो तुम्हारे खेत में ही काम कर लेता हूँ। फिर उस दिन से उस परिवार के तीनों पक्षी उस तोते के खेत में काम करने लगे। फिर एक दिन जब वे तीनों पक्षी काम कर कर थक गए और बैठकर भोजन खा रहे थे, तभी उनके पास एक गरीब पक्षी आया। मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। अगर तुम मेरी कुछ मदद कर सको, मुझे थोड़ा भोजन खिला सको, तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। हमारे पास तो बस ये 2 ही रोटियां हैं, परंतु मुझे लगता है कि इस समय इस भोजन के हकदार हमसे ज्यादा तुम हो, इसलिए ये लो, ये भोजन ले जाओ तुम तो बहुत भले पक्षी हो, खुद को भूख लगी है फिर भी अपना सारा भोजन मुझे दे दिया। परंतु मैं भी कुछ मुफ्त में नहीं रखता, उसके बदले में उससे दुगना ही देता हूँ। अच्छा, तुम्हारी हालत तो खुद इतनी खराब है, तो मुझे क्या दे सकते हो? फिर वे पक्षी वहाँ से मिट्टी उठाकर उस मिट्टी से एक चिड़े की मूर्ति बना देता है और वे मूर्ति वे सोनू चिड़े को दे देता है। मूर्ति को रात को अपने पास ही रखना, देखना ये मूर्ति तुम सबके बहुत काम आएगी। फिर क्या था, रात हो जाती है। गुड़िया और बाकी दोनों माता पिता उस मूर्ति को अपने सामने रख लेते हैं। मुझे तो लग रहा है वो पक्षी हमें बेवकूफ बनाकर चला गया। ये मूर्ति तो बस मिट्टी की है, इससे क्या होगा?
नहीं पिताजी, आपने देखा नहीं था उस पक्षी ने कैसे इतनी जल्दी मिट्टी से इतनी अच्छी मूर्ति बना दी थी। इसका मतलब ये मूर्ति काम जरूर करेगी। फिर कुछ ही देर में उस मूर्ति से जादू की किरणें निकलने लगती हैं और अचानक से वह मूर्ति एक असल चिड़ै में बदल जाती है। माँ, पिताजी, आज से मैं आप लोगों का बेटा हूँ और मैं आपको वरदान के तौर पर मिला हूँ। अरे वाह, मैं कब से चाहती थी कि मेरा कोई भाई हो। अब मेरा भाई है, अब मुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ पिताजी, और मैं ये भी जानता हूँ कि उस उल्लू सेठ ने कैसे आपको डराकर आपके खेत पर कब्जा कर लिया है। मैं उस उल्लू सेठ को अब नहीं छोड़ूंगा। फिर क्या था, अगले ही दिन सोनू चिड़ा अपने बेटे को लेकर उसके खेत में पहुंच जाता है। उल्लू सेठ वहां पर पहले से मौजूद था। अरे, अब ये क्या नाटक है? ये अब तुम किसको लेकर इस खेत में आ गए हो? मैं इनका बेटा हूँ और ये मेरे पिताजी हैं। अरे, ये बेटा कहाँ से आ गया? मैंने जहाँ तक सुना था तुम्हारा तो कोई बेटा नहीं था, और अब अचानक से ये बेटा कैसे निकल आया? जब किस्मत मेहरबान होती है तो ऐसे ही होता है उल्लू सेठ। देखो उल्लू सेठ, बहुत परेशान कर लिया तुमने मेरे पिताजी को, परंतु अब बस बहुत हो गया। अब मैं आ गया हूँ और अब तुम इज्जत से इस खेत को खाली कर दो और यहाँ से चले जाओ। पहले अपने बाप से बोलो कि मेरा सारा उधार चुकाए, तभी मैं ये खेत आजाद करूँगा। देखो उल्लू सेठ, मेरे पिताजी तुम्हें तुम्हारा सारा उधार वापस कर चुके हैं जो तुम ब्याज के नाम पर वसूलते रहे हो, और अगर अब 5 मिनट के अंदर अंदर तुमने मेरा खेत खाली नहीं किया तो फिर तुम अपनी टांगों पे जाने के काबिल भी नहीं बचोगे। अरे ओ, ज्यादा पहलवान बनने की कोशिश मत कर। ये खेत हम खाली नहीं करेंगे, जो करना है कर ले। सोनू चिड़े के बेटे में जादुई ताकतें थी। फिर क्या था, वे उन दोनों की सही से पिटाई करता है और काफी मार खाने के बाद वे दोनों वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। उस दिन के बाद से सोनू चिड़ा और उसका बेटा उसके खेत में काम करने लगे और अपने परिवार को हंसी खुशी चलाने लगे।